अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। मित्राणि नमो नमः। आइए इस कक्षा में अब आपका स्वागत है। आज हम थोड़ा सा कुछ कारणों से क्लास को अपना शुरू कर पा रहे हैं। किन्हीं कारणों से थोड़ा सा विलंब हो गया था। अब हमारी कक्षा निरंतर आप देख पाएंगे और अब हम प्रयास यही करेंगे कि आप हमारी कक्षा को लगातार देखते रहें। तो चलिए, आज हमें आपको पढ़ाना है चतुर्थी तत्पुरुष, जिसमें एक ही सूत्र पढ़ाएंगे। वह सूत्र है चतुर्थी तदर्थार्थ बलिहित सुख रक्षित ही। इस सूत्र के द्वारा क्या समास का विधान होता है, चतुर्थी तत्पुरुष के समासों को भी हम देखेंगे। और आपको कुछ एक वार्तिक पढ़ाना है। अर्थेन नित्य समासो विशेष लिंगता चेति वक्तव्यम, एक भाष्य वचन भी है इसी संदर्भ में। तदर्थेन प्रकृति विकृति भाव भाव एवेष्टः। तो ये कुछ आपको पढ़ाना है। अब आइए इसमें आरंभ करते हैं। ये चतुर्थी विधायक है सूत्र, चतुर्थी समास विधायक। मैं यहाँ इसे चेंज नहीं कर पाया हूँ, इसे मैं पश्चात कर दूंगा। तो चलिए, अब मित्रों, तृतीया के बाद वरदराजाचार्य जी ने चतुर्थी का एकमात्र सूत्र दिया है। वह सूत्र है चतुर्थी तदर्थार्थ बलिहित सुख रक्षित ही। इस सूत्र का भी अर्थ आपको, जैसे आपने तृतीया तत्कृतार्थिन गुणवचने का अर्थ समझा था, ऐसे ही इसके अर्थ को भी आपको विभक्त करके समझना पड़ेगा। विभक्त माने के जैसे आपने यहाँ चतुर्थी इसको अलग कर लेना है। ये चतुर्थी ये प्रथमांत पद है। तदर्थार्थ बलहित सुख रक्षित ही, ये तृतीयांत पद है। प्रथमांत पद होने से जो प्रथमानिर्दिष्टम समास उपसर्जनम से जो चतुर्थ्यंत पद होंगे, उसका उपसर्जन संज्ञा करके पूर्व में हम प्रयोग करेंगे। ठीक है पुरुषोत्तम जी। और तदर्थार्थ बलिहित सुख रक्षित ही, यह तृतीयांत पद है, इनके साथ में समास होता है। एक बात ध्यान रखेंगे, जैसे आपने तृतीया तत्कृतार्थेन गुणवचनेन यह सूत्र पढ़ा था, तो वहां पर तृतीया का तत्कृतार्थेन, ये पद तत्कृत अर्थ के द्वारा है ना, तृतीया तत्कृतार्थेन। ऐसे ही यहां पर चतुर्थी तदर्थ कहने का मतलब है चतुर्थ्यंत समर्थ सुबंत का तदर्थ के साथ में समास होता है। ये पहला वाक्य है। और अर्थ के साथ में, बलि के साथ में, हित सुख रक्षित, इनके साथ में समास होता है। ठीक है, ये जो है जिसका दूसरा वाक्य बनेगा। तो इसको दो हिस्सों में बांट के अलग अलग समझे रहे। चतुर्थ्यंत का तदर्थ के साथ में समास होता है। ठीक है, पहला वाक्य, और वो तत्पुरुष संज्ञक होता है, ये सब कर ही लेना। और चतुर्थ्यंत का अर्थ शब्द के साथ, बलि शब्द के साथ, हित शब्द के साथ, सुख और रक्षित शब्दों के साथ में भी समास होता है। ये सूत्रार्थ होगा। अब आइए इसको घटाते हैं। जैसे आपने पिछले सूत्र में तृतीया तत्कृतार्थे ना, यहाँ ये समझा था उसे, इसको समझने में थोड़ा सा आपको कुछ मशक्कत करनी पड़ी। ऐसे ही चतुर्थी को तदर्थ में, इसको भी समझ लीजिएगा, इसको भी हमें ऐसे ही समझना है। तो चतुर्थी का तदर्थ के साथ में समास होता है। इसको ऐसे घटाएंगे हम। देखो वृत्तिकार इसको ऐसे लिख रहे हैं, चतुर्थ्यंत चतुर्थ्यंत अर्थाय यत तदवाचिना। देखो चतुर्थ्यंत अर्थात चतुर्थ्यंत समर्थवंत का अर्थाय यत, अर्थाय अर्थात उसके लिए है जो, अर्थाय शब्द का यहाँ पर ये अर्थ लेना है। चतुर्थ्यंत का उसके लिए है जो है, यत तदवाचिना, ऐसा तदवाची जो शब्द, उसके साथ में समास होता है। इन्होंने इस एक वाक्य को यहां तक लिखा। और अर्थादिविश्च, अर्थादिविश्च में से फिर चतुर्थ्यंत को पकड़ना, और चतुर्थ्यंत का
अर्थादियों के साथ में समास होता है। अर्थादियों के साथ में यानी कि अर्थ, बलि, हित, सुख और रक्षित शब्द के साथ में समास होता है, ये कहना चाह रहे हैं ये वृत्तिकार है। वाह प्रागवत, प्रागवत माने पहले की तरह समास होता है। अब इसमें जो अर्थ शब्द के साथ समास किया गया है उसके लिए तो आगे ये दे रहे हैं कि तदर्थे ना, यहाँ पर जो चतुर्थी का तदर्थ के साथ में जो समास विधान है इससे आप प्रकृति विकृति भाव ही लेना हमेशा। वैसा उदाहरण है यूपाय दारू, यूप दारू। मैं दारू शब्द का अर्थ अभी आपको समझाता हूं और यूप का भी अर्थ आपको समझाता हूं। आप जो समझते हैं किसी का या किसी का दूसरे तरीके से यहाँ अर्थ समझते हैं वैसा नहीं है भैया। संस्कृत में जो दारू शब्द है ये वो वैसा नहीं है जो आजकल बड़ा ही बदनाम हो गया है। तो अभी से बताते हैं यूप और दारू की बात को, लेकिन पहले इस बात को समझ लीजिएगा कि तदर्थ है ना, अर्थात सूत्र में जो तदर्थ शब्द है, मैं फिर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, सूत्र में तदर्थ अलग है और अर्थ शब्द अलग है। जैसे आपने तृतीया तत्कृतार्थेन में समझा था वैसा, तो तृतीयांत का जो तदर्थ के साथ समास की विधान की बात की जा रही है वो वाला समास प्रकृति विकृति भाव होने पर ही इष्ट है। अब ये प्रकृति विकृति भाव क्या होता है, इसे समझने के लिए हमने ये थोड़ा भैया कुछ फोटोज आज लिए हुए हैं जिससे आपको हम तदर्थ को समझा पाए। इसको थोड़ा प्रकृति विकृति भाव को समझना पाए, क्योंकि प्रकृति विकृति भाव जो होगा वो तदर्थ में होगा। और तदर्थ कैसा ग्राह्य करना है, प्रकृति विकृति भाव माने कि एक वह प्रकृति होना चाहिए उसमें और दूसरी चीज विकृति होना चाहिए, तब वो समास हो जाएगा। अभी प्रकृति और विकृति क्या है आइए आरंभ करते हैं इसे समझना। और एक बात और जानने से पहले, इस वचन की व्याख्या के लिए यह भाष्य वचन है, तदर्थेन प्रकृति विकृति भाव एवेष्टः। दरअसल ये जो वरदराजाचार्य जी ने ये तदर्थेन प्रकृति विकृति भाव इष्टा यह जो वचन है इसको अपने गुरु जी जो कि भट्टो जी दीक्षित हैं उनकी सिद्धांत कौमुदी से कॉपी किया है। वहां पर तो ऐसा वचन है तदर्थेन प्रकृति विकृति भाव एव, ऐसा वचन है। इन्होंने इष्ट शब्द जोड़ दिया है। इष्ट क्यों जोड़ दिया है, क्योंकि काशिका में जो कि सिद्धांत कौमुदीकार से 1000 वर्ष पूर्व हुए, काशिकाकार ने इस वार्तिक को मतलब इस भाष्य वचन को ये कहा कि तदर्थेन प्रकृति विकृति भाव एविष्यते एव इष्यते, ऐसा उन्होंने कहा। तो हमने सोचा कि ये जो वचन है ये कहाँ का है, कैसे है, क्या ये भट्टो जी दीक्षित जी का स्वयं का कल्पित किया हुआ वचन तो नहीं है, क्योंकि बहुत सारी पंक्तियां उनकी भी हैं, मुझे लगा कि शायद ये वरदाचार्य जी की हो, तो ऐसा नहीं है, वस्तुतः ये भाष्य वचन है। अतः आपके बहुत सारे लघु सिद्धांत कौमुदियों के संस्करण में मैंने देखा है कि इस वचन को वार्तिक के रूप में उल्लिखित कर रखा है। ध्यान दें मैं क्या कह रहा हूँ, वार्तिक के रूप में उल्लिखित कर रखा है, किन्हीं ने ऐसे ही पंक्ति नुमा ही डाल रखा है इसको। तो भाष्य में एक वार्तिक पढ़ा गया है यहाँ पर चतुर्थी तदर्थार्थ पर, वो कुछ ऐसा ही मिलता जुलता इससे वार्तिक है, सेम यही शब्द नहीं है उसके। तो उस वचन का ही काशिकाकार ने तदर्थेन प्रकृति विकृति भाव एवेष्यते ऐसा वचन पढ़ दिया, और इसी भाष्य की वार्तिक इस भाष्य के वचन को भट्टो जी दीक्षित और उनके शिष्य वरदराजाचार्य जी ने तदर्थेन प्रकृति विकृति भाव एवेष्ट इस रूप से पढ़ा है। तो अब कुछ पुस्तकों में ये वार्तिक जैसा भी दिया गया है, मैंने कुछ पुस्तकें देखी हैं। तो अब हाँ ये नीचे वाला तो ये वार्तिक है, ये तो निश्चित है कि ये वार्तिक ही है। वार्तिक माने कि वो कात्यायन का वचन आप उसे समझे। वैसे भाष्य में वार्तिककार कई सारे हैं, ये बात ध्यान रखें, भाष्य में कई सारे आचार्यों के वार्तिक हैं और भाष्य के खुद के भी वार्तिक हैं उसमें। हम ये तो यथार्थ रूप से आज भी नहीं कह सकते हैं कि इसमें कात्यायन वार्तिक कौन है, पतंजलि जी के खुद के वार्तिक कौन है, या आचार्य शौनाग प्रणीत वार्तिक कौन है ना, क्रोष्टु के वार्तिक कौन है, भारद्वाज के वार्तिक कौन है, बहुत आचार्यों के वार्तिक हैं मित्रों महाभाष्य में। लेकिन ये कहा नहीं जा सकता कि कौन वार्तिक किसका है। कुछ आइडिया जरूर जरूर लगाए हैं, लेकिन वो भी सब प्राय प्राय करके आइडिया बताए हैं। कभी उन पर वार्तिकों पर अलग से चर्चा करेंगे कभी हुआ तो। पर हमें यह लगता है जहां पर इष्ट जैसे शब्द दिए हैं
वो भाष्य वचन है। तो ये भाष्य वचन हमें प्रतीत हुआ तो हमने वही लिखा है कि तदर्थेन प्रकृति विकृति भावे वेष्टा, अर्थात चतुर्थी तदर्थार्थ बलित सुरक्षित। इस सूत्र में जो तदर्थ शब्द है, तो यहाँ पर तदर्थ से प्रकृति विकृति भावी लेना है, अर्थात चतुर्थ्यंत से जिस तदर्थ का समास कर रहे हो, तो उन दोनों के बीच में प्रकृति विकृति भाव होना चाहिए। भाव माने एक संबंध होना चाहिए। उदाहरण के लिए जैसे देखिए, ये है जी लकड़ी, ठीक है, ये क्या है, लकड़ी। इसी लकड़ी को हम कहते हैं भैया दारू, हम कह रहे थे दारू बताएंगे। दारू शब्द नपुंसक लिंग है, अतः यहाँ विसर्ग इत्यादि कुछ नहीं रहेंगे। दारू, दारूणी, दारूणी ऐसे करके इसके रूप चलेंगे, नपुंसक लिंग है। उकारांतों में जैसे मधु शब्द के रूप चलते हैं, वैसे इसके चला लेना, बस ऋणत्व अधिक है। अच्छा, तो ये दारू है, और ये क्या है भैया, ये है यूपा। दोनों की चीज समझ गए। तो यूपा माने होता है यज्ञ स्तंभ। यूपा, यज्ञ के स्तंभ को हम यूपा कहते हैं। और आजकल लौकिक भाषा में पशुओं को बांधने के लिए जो खूंटा गाड़ा जाता है, उसको भी यूप कह दिया जाता है। लेकिन यज्ञ स्तंभ यूप है, इस प्रकार के वचन प्राप्त है। तो यूप का मतलब समझ लीजिएगा कि यज्ञ स्तंभ। तो देखिए, प्रकृति है दारू और विकृति है यूपा। तो कहने का मतलब है यूपाय और दारू, इन दोनों के बीच में प्रकृति विकृति भाव है। अतः यहाँ पर तदर्थ वाला ये समास हो जाएगा। ठीक है, आइए ऐसे ही देखिए, ये है आपका गोल्ड माने हिरण्य। तो हिरण्य क्या है, प्रकृति। और ये क्या है, कंकणम। क्या है जी ये, कंकणम। कंकणम माने ये कंगन, ठीक है, ये है कंकणम। तो इधर है भैया लेफ्ट हैंड साइड में आपकी प्रकृति, और राइट हैंड साइड में हम इधर विकृति लिख रहे हैं। विकृति माने कि उसका विकार। विकार जैसे लकड़ी से आप यूप बना सकते हो, तो लकड़ी प्रकृति और यूप उसकी विकृति। क्यों, आप लकड़ी से और भी कुछ काफी काफी सारी चीज बना सकते हो। तो लकड़ी प्रकृति रहेगी, आप उसे कोई खिलौना बना दीजिए लकड़ी का, है, या लकड़ी का खूंटा है, यज्ञ स्तंभ बना लीजिए। लकड़ी की बहुत सारी चीज बना सकते हो, तखत बना लीजिए। तो ये दारू अर्थात लकड़ी प्रकृति है, यूपा विकृति है। हिरण्य प्रकृति है, तो कंकणम विकृति है। क्योंकि आप हिरण्य का कंकणम भी बना सकते हो, और कुंडलम भी बना सकते हो, बहुत सारे आप आभूषण बना सकते हैं। ठीक है, अच्छा। और ये है आपकी मृत्तिका। तो मृत्तिका है आपकी प्रकृति, और ये घट है आपका विकृति। तो ये आप प्रकृति विकृति को भली भांति समझ गए होंगे। यह समझाने का एक ही उद्देश्य था कि चतुर्थ्यंत का, जो चतुर्थ्यंत समरसवंत का तदर्थ में यदि समास करोगे, तदर्थ यानी उसके लिए है, ये तदर्थ का मतलब उसके लिए जिसे आप कहते हो, इसमें जो समास करोगे, तो वो जिनके बीच में प्रकृति विकृति भाव होगा, उसके लिए जो, इस चीज में जो हाँ प्रकृति विकृति भाव होगा, वहीं पर ये समास होगा। इस कारण से मित्रों क्या होता है कि यूपाय दारू इति यूप दारू, इनके बीच में ये समास होता है। क्यों, क्योंकि यूप है विकृति, दारू है प्रकृति, अतः इनके बीच में ये समास हो जाता है। तो यूपाय दारू, ऐसा आपने ये देख ही लिया, ये लौकिक विग्रह मूल में लिख ही रखा है। अलौकिक विग्रह करना बड़ा ही सरल है, हमने दे नहीं रखे हैं। यूपाय है तो ये रूप 5 चतुर्थी में बनता है ना, तो ये आपका बन गया यूप प्लस ङे। और क्या है, दारू शब्द, ये नपुंसक लिंग का है, प्रथमा ही में बनता है, तो दारू प्लस सु, ये आप कर लीजिए। यहाँ पर चतुर्थी तदर्थार्थ वलित सुख रक्षित ही, इस सूत्र के तदर्थ अंश से चतुर्थी समास कर लेना। इसको आप चतुर्थी समास कह सकते हैं, क्योंकि इसे आप चतुर्थी तत्पुरुष वैसे समास विधायक के सूत्र है, आप शॉर्टकट में चतुर्थी भी कह सकते हैं। समासत्वाद विभक्तियों का हो जाता है लोप, लुक हो जाता है। फिर यूप दारू ऐसा बनता है, पूर्व में किसका प्रयोग हो। तो देखिए, समास विधायक सूत्र में प्रथमा निर्दिष्ट है चतुर्थी
तदबोध्य अर्थात चतुर्थी के द्वारा लक्ष्य में कौन कहा जा रहा है, यूपाय कहा जा रहा है। अतः इस यूप की उपसर्जन संज्ञा और पूर्व प्रयोग होगा। और यहाँ तो चूंकि पूर्व में प्रयोग ही किया गया है, तो ये निश्चित कर लीजिएगा कि पूर्व में इसी का प्रयोग होगा, दारू शब्द का पूर्व में प्रयोग नहीं होगा। ठीक है जी। तो यूपदारु बन जाएगा। यूपदारु बनने के बाद ये समस्त पद हो गया यूपदारु। इससे आप स्वादि विभक्ति स्वादि कार्य करोगे, लेकिन परवल लिंगम द्वंद तत्परयो दंड तत्पुरुषयो इस नियम के अनुसार ये नपुंसक लिंग होता है। अतः नपुंसक लिंग में विभक्तियों का लुक हो जाता है। समूह नपुंसकात सूत्र द्वारा प्रक्रिया में जान चुके हैं पहले जब अजंत पढ़ाया था तब। तो बन जाएगा आपका यूपदारु। ऐसा विसर्ग रहित रूप बनेगा, है ना, क्योंकि ये नपुंसक लिंग शब्द है। बस ये थोड़ी सी प्रक्रिया होती है। पूरे समास करने की प्रक्रिया यही है कि लौकिक विग्रह, लौकिक विग्रह, समास विधायक सूत्र कौन है, उपसर्जन संज्ञा कौन किसकी, पूर्व प्रयोग करके सब विचार कर लीजिए। कदाचित यदि समासांत होता है तो ठीक है, नहीं समस्त युक्त पद का लिंग क्या होगा ऐसा जान करके उसे जोड़ करके रख दीजिए, बस ये समास से सिद्ध हो जाएगा ये। और तदर्थ से प्रकृति विकृति भाव ही इष्ट है, ऐसा भाष्य वचन है। इस कारण से कौमुदीकार लिखते हैं तेने हना, इसलिए यहां पर ये नहीं होगा काम। क्या काम नहीं होगा कि प्रकृति विकृति भाव होने पर ही तदर्थ का समास होगा, ऐसा नहीं है तो समास भी नहीं होगा। उदाहरण के लिए देखिए रंधनाय स्थाली, रंधनाय ये चतुर्थ्यंत पद है। चतुर्थ्यंत का तदर्थ के साथ समास किया जा रहा है। तदर्थ क्या है कि रंधन के लिए स्थाली, रंधन क्रिया, रंधन क्रिया मतलब एक रांधना क्रिया। आप जैसे हमारे राजेश जी बताएंगे बिहार भाषा में रांधना का प्रयोग किया जाता है। पुरुषोत्तम जी आप जानते हैं भोजपुरी में ये शब्द रांधना बड़ा फेमस है। और भी जगह है हमारे ब्रज भाषा में, बुंदेलखंडी में, बहुत जगह पर मैंने ये शब्द सुना है। तो ये रंधनम वस्तुतः संस्कृत का ही एक अपभ्रंश रांधना बन गया है। तो रंधना या स्थाली अर्थात स्थाली तो आप जानते ही हैं जो कढ़ाई है या देगची आप जिसे कहते हैं भाषा, तो रंधन के लिए है। अब वो रंधन के लिए स्थाली है मतलब तदर्थ तो है, लेकिन रंधन तो एक क्रिया है, स्थाली एक द्रव्य है। इन दोनों के बीच में, क्रिया के बीच में और स्थाली रंधन द्रव्य के बीच में कभी भी प्रकृति विकृति भाव नहीं हो सकता। प्रकृति विकृति भाव नहीं हो सकता मतलब वो ऐसा नहीं है कि जैसे यहाँ पर इस लकड़ी से बन गया ये स्तंभ, इस गोल्ड से बन गई आपकी ये ज्वेलरी का सामान, ऐसे यहाँ मिट्टी से बन गया ये घड़ा। ऐसा नहीं है कि रंधन से स्थाली बन गई हो ऐसा नहीं है, बल्कि वो रांधने के लिए है। स्थाली मतलब उसका यूज हो रहा है रांधने में। अतः यहाँ पर तदर्थ तो है लेकिन प्रकृति विकृति भाव नहीं है। और यह जो तदर्थ के साथ समास होता है वो प्रकृति विकृति भाव में ही इष्ट है। अतः यहाँ पर ये समास नहीं होगा बल्कि अलग अलग प्रयोग रहेंगे, अलग अलग अवस्था में विग्रहित रहेंगे ये। तो रंधनाय स्थाली यही बनेगा, कभी रंधन स्थाली प्रयोग नहीं करना है, ये भाव है। ये तदर्थ की बात तो हुई, लेकिन इसको सही से घटा के देखना है तो इस तरीके से आप देख सकते हैं इस पहले वाले अर्थ को कि चतुर्थ्यंतम, आपको जहां पर तदर्थ वाला समास करना है चतुर्थ्यंत का, उसे ऐसे घटाइएगा। चतुर्थ्यंतम पदम यूपाय इति तदर्थ, उसका अर्थ क्या है यूपाय का कि यज्ञ स्तंभ रूप। ठीक है, यज्ञ स्तंभ रूप, ये उसका किसका चतुर्थ्यंत का अर्थ हो जाएगा। यहाँ पर थोड़ा मुझे एक विराम देना चाहिए था। और तदर्थम यत अर्थात यज्ञ स्तंभ के लिए है जो, यहाँ पर लिए वाला है ये तदर्थम, मतलब यज्ञ स्तंभ के लिए है जो, वो क्या है क्या, यज्ञ स्तंभ के लिए कौन है, दारू। दारू माने वो काष्ठम, वो जो लकड़ी है वो। तो तदवाचक शब्द, और उसका काष्ठम का वाचक शब्द कौन है, दारू शब्द। तो क्या हो जाएगा, ऐसे दारू शब्द का तेन शब्देन सह, और तेन अर्थात तेन दारू शब्देन सह चतुर्थ्यंतस्य अर्थात यूप शब्दस्य, क्योंकि चतुर्थ्यंत आपका कौन था, यूप आया, इसके साथ समास हो जाता है और वो तत्पुरुष समास होता है, उसकी तत्पुरुष संज्ञा है। यह एक तरीके से ऐसे करके आप घटा लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद सूत्र का दूसरा एक हिस्से का अर्थ करके दूसरे हिस्से का अर्थ करना है। तथा, वो हमने इधर से किया है, तथा चतुर्थ्यंत समरसवंतस्य, और चतुर्थ्यंत समरसवंत का ही किस किस के साथ में, अर्थ बलि हित सुख रक्षित, 1 2 3 4 5 है ना, 1 2 3
4 5, ये 5 शब्दों के साथ में और समास हो जाता है। ये साक्षात पढ़े गए हैं। एविषः समासो भवति सच तत्पुरुषः, और वो तत्पुरुष संज्ञक होता है। इनके अलग अलग उदाहरण देख लीजिए। आइए सबसे पहले हम दृष्टि डालते हैं अर्थ पर। अर्थ शब्द के साथ में समास की अब क्या स्थिति है। तदर्थ को हम कह चुके हैं, अब अर्थ के साथ समास करें तो क्या हो। अब अर्थ के साथ समास करने से पहले कुछ शर्तें जान लीजिए। वार्तिककार ने ये कहा, अर्थे न नित्य समासो विशेष लिंगता चेति वक्तव्य। अर्थ के साथ में जो नित्य समास होता है, पहली बात, अर्थ चतुर्थ्यंत का यदि अर्थ शब्द के साथ समास करो तो वो समास को नित्य समास करो, नित्य करो अर्थात वैकल्पिक मत करो। जैसे आपने तदर्थ के साथ में जो उदाहरण पढ़ा था ना कि यूपा दारू, तो आप यहाँ पर इसे लौकिक विग्रह को भी प्रयोग कर सकते हो समास न करने की दशा में, और समास युक्त पद को भी प्रयोग कर सकते हो यूपदारू, दोनों पद कर सकते हो। लेकिन अर्थ शब्द के साथ जब समास करोगे तो सबसे पहले नित्य समास, आप वहां नित्य समास करना पड़ेगा। और नित्य समास का मतलब बता ही चुके हैं कि जहां नित्य समास होता है वहां पर अविग्रह हो, या तो उसका विग्रह नहीं होगा, अथवा अस्वपद विग्रह होगा, या फिर अपने पदों के साथ वहां विग्रह नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर अस्वपद विग्रह करके आपको दिखाएंगे। तो सबसे पहले नित्य समास होगा। और दूसरी बात क्या है, विशेष लिंगता चेति वक्तव्यम, और विशेष्य के अनुसार लिंग व्यवस्था होगी। समास में एक महत्वपूर्ण घटक है कि समस्त पद से लिंग क्या हो, क्योंकि समास जो होता है कम से कम 2 पदों में होता है। कभी पूर्व पद किसी अन्य लिंग में और उत्तर पद किसी अन्य लिंग में हो सकता है, लेकिन अलग अलग समासों में अलग अलग रूल होते हैं। उसमें अव्ययी भाव का तो बता चुके हैं, लेकिन तत्पुरुष का जो लिंग है वो यही है कि परवल लिंगम द्वंद्व तत्पुरुष है। द्वंद्व समास में और तत्पुरुष समास में पर पद के अनुसार लिंग व्यवस्था की जाती है। यहाँ पर अर्थ शब्द के साथ में यदि पर पद के साथ में लिंग, पर पद की तरह यदि लिंग व्यवस्था की जाती तो बड़ा गड़बड़ा रहा था। अतः यहाँ पर कह दिया गया कि विशेष लिंगता चेति वक्तव्य, विशेष्य के अनुसार लिंग होगा, मतलब जैसा विशेष्य होगा वैसा ही समस्त पद से लिंग करना होगा। अतः इसके अर्थ को समझिएगा ऐसे। तो कहने का मतलब हुआ है कि वार्तिक जो है ना, परवल लिंगम द्वंद्व तत्पुरुष है, उस नियम का बाधक है। ये वार्तिक का वजह। तो क्या हो गया देखिए, अर्थ शब्देन, ऐसा अर्थ समझना है इस वार्तिक का कि अर्थ शब्देन चतुर्थ्यंत समत सुबंतस्य नित्य समासा भवति तथा परवल्लिंगताम प्रबाध्य विशेष्यानुसारम, यहाँ पर कुछ छूट गया, आकार छूट गया, डंडा, विशेष्यानुसारम समस्त पदस्य लिंग निर्धारणम भवति। उसका लिंग निर्धारण कैसे होगा, पर पद के समान नहीं होगा, बल्कि समस्त पद के का जो विशेष्य होगा तदनुसार ये लिंग व्यवस्था की जाएगी। ठीक है, अब आइए यहाँ पर देखते हैं अर्थ शब्द के साथ सबसे पहले नित्य समास करना है। और नित्य समास में कंडीशन क्या होती है, नित्य समास में जो कंडीशन ये होती है कि वो अस्वपद विग्रह करना पड़ता है। समस्त युक्त पद है आपका द्विजार्थ, ध्यान दीजिए, द्विजार्थ द्विजार्थ द्विजार्थ, ये 3 जगह क्यों किया जा रहा है, आपको बताने के लिए कि लिंग व्यवस्था विशेष्य के अनुसार की जाएगी। एक जगह तो सुपह, ये पुल्लिंग विशेष्य दिया, दूसरी जगह यवागुह, ये स्त्रीलिंग विशेष्य के रूप में दिया, तीसरी जगह पयः, ये नपुंसक लिंग वाला शब्द विशेष्य के रूप में उपस्थापित किया है। अब यहाँ पर इन्हीं को दर्शाने के लिए द्विजाय अयम, जब पुल्लिंग प्रयोग पुल्लिंग से दर्शाना है तो द्विजाय अयम, इस अयम अर्थ को, ये अयम शब्द, अयम का जो अर्थ है ना उसको ये अर्थ शब्द कह रहा है, द्विजार्थ हर जगह पर। यहाँ पर इयम ये स्त्रीलिंग है क्योंकि ये विशेष्य है यवागु, इसलिए। और यहाँ पर इदम क्योंकि यहाँ पर नपुंसक लिंग है विशेष्य, इसलिए यहाँ पय पय शब्द नपुंसक लिंग विशेष्य है, अर्थात वो है यहाँ पर विशेष पद के अनुसार लिंग व्यवस्था यहाँ। अतः ये तीनों लिंग के अलग अलग उदाहरण दिए यहाँ पर। ठीक है, तो अयम, इयम और इदम, इनसे इन्हें इंगित किया गया है। समास कौन सी जगह करना है, द्विज का अर्थ के साथ में समास करना है, परिनित्य समास है। अतः ये अस्वपद विग्रह करनी पड़ी, द्विजाय अयम के द्विज के लिए है जो, तो हम क्या बोलेंगे उससे, द्विजार्थ। यदि द्विज के लिए सूपह, सूपह कहते हैं भैया दाल को, है ना राजेश जी, सूपह माने दाल और वो पुल्लिंग शब्द है।
तो द्विजार्था सूपः, इसलिए हम ऐसा प्रयोग करेंगे। यदि स्त्रीलिंग है तो क्या करेंगे कि द्विजार्थ शब्द अदंत है तो टाप कर लेंगे, तो द्विजार्था बना लेंगे कि द्विजार्था यवागु, क्योंकि यवागु जो विशेष है वो आपका स्त्रीलिंग में है। और भैया विशेष विशेषण को तो जानते ही हो ना, हाँ ये तो जान ही रहना, ये तो कॉमन बातें पहले भी बता चुके हैं आपको, और आगे भी हम आपको ये बताएंगे विशेष रूप से। यहाँ पर विशेषणम विशेषण बहुलम का समास बताएंगे, वहां पर भी इस पद को इसको फिर से बताएंगे, लेकिन एक बार बता चुके हैं आपको, चंद्रमुखम वगैरह कहाँ पढ़ा रखे हैं, उधर भी उपमान और उपमेय के प्रसंग में भी ये सब बता रखा है। इसके बाद द्विजार्थम पय, यहाँ पर ये नपुंसक लिंग है, तो यहाँ पर द्विजार्थम हुआ है ना, क्योंकि क्यों देखिए याद रखिए, अर्थ शब्द तो पुल्लिंग था, द्विज के साथ जो पर पद है, उत्तर पद है, अर्थ शब्द वो तो पुल्लिंग है। यदि उत्तर पद के अनुसार लिंग व्यवस्था यदि की जाती तो सब जगह द्विजार्था 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 ही बनता, चाहे वो यवागु होता चाहे पया होता तब भी द्विजार्था ही बनता। लेकिन ये विशेष के अनुसार लिंग होगा, तो विशेष पद कहीं शूपा है तो पुल्लिंग, यवागु है ये स्त्रीलिंग, और पय नपुंसक लिंग है तो नपुंसक लिंग ही द्विजार्थम प्रयोग हुआ। ऐसे ही जानना, यदि समस्त पद में प्रयोग करो अर्थ शब्द का। अब एक बात फिर अटक गई कि अर्थ शब्द का तो समास आप तृतीया तत्कृतार्थे ना उधर भी करके आयो, तृतीया तत्कृतार्थे ना के साथ भी करके आयो, तो वहां और यहाँ पर कुछ अंतर है। वहां का उदाहरण आपने पढ़ा था, धान्येन अर्थ इति धान्यार्थ, उदाहरण याद कर लीजिएगा। तो धान्येन अर्थ धान्यार्थ बना, और इधर जो बन रहे हैं इनमें कुछ अंतर होता है क्या, ये आप अब ढूंढ ढांड के खोज काज के लाइएगा। एक आध प्रश्न का पूछने का मेरा भी अधिकार है, सो मैं पूछ देता हूँ, ठीक है, तो आपके दिमाग में ऐसी चीजें क्लिक रहें। चलिए अब मैं आगे की बातें आपको बताता हूँ। अब ये अर्थ शब्द के साथ समास की जो बात थी वो भैया हो गई समाप्त, यही विशेष बात थी, अब कुछ नहीं। बलि हित भैया, हाँ ये वाला, बलि हित सुख रक्षित, इनके साथ समास करने का सीधा सा फंडा है, कोई बड़ी बात नहीं। भूत शब्द का बलि शब्द के साथ समास किया जा रहा है, तो कर रहे हैं भूत बलि ही, ये समस्त पद है, और आप इसे कर रहे हैं भूताय बलि ही इति भूत बलि, भूतों के लिए बलि। मैं जब पहले समास को पढ़ रहा था तो भूत से मैं तो वही समझता था जो भैया भूत प्रेत इत्यादि होते हैं, लेकिन संस्कृत पढ़ते पढ़ते बाद में मुझे पता चला कि भूत माने भैया वो भूत प्रेत नहीं, दरअसल हम जिंदे मनुष्यों को भी भूत कह देते हैं। भूतः माने प्राणी मात्र को भूतः कहते हैं, क्योंकि भूतः माने उत्पन्न जो हो, है ना, तो हम सब भूत हैं एक तरीके से देखा जाए तो। इसमें मतलब भूतः मतलब प्राणी, है ना, और भूत बलि अर्थात भूत बलि अर्थात प्राणियों प्राणी मात्र के लिए जो बलि दी जाए। आपने बलि वैश्वदेव कर्म किया होगा, तो उसमें भूत बलि ही, है ना, और आपका गो बलि ही, श्वान बलि ही, काक बलि ही, ये कई कई के लिए बलि दिया दिया जाता है। तो ऐसे शब्द वहां पर आपको प्रयोग है। तो भूत बलि का मतलब क्या, भूताय बलि इति भूत बलि, ठीक है, तो भूतों के लिए बलि, बात समझ में आ गई आपको। समास करने के लिए मैंने यहाँ लौकिक विग्रह तो लिख दिया है, अलौकिक विग्रह बनाना बड़ा सरल है, क्योंकि अलौकिक विग्रह अवस्था में ही समास आपको प्रवृत्त कराना है। भूताय है तो इसका समास करने के लिए क्या करें, देखिए भैया, भूत अग्रे ङे, और बलि के आगे सु, है ना, भैया तुम थोड़ा मिट लो, बलि और सु, इनका समास हो जाएगा। भूत ङे का किसके साथ समास हो जाएगा, बलि सु के साथ समास होगा, और वो तत्पुरुष संज्ञक होगा, ये चतुर्थी समास है। समास सत्वत प्रात संज्ञा विभक्ति लोग वगैरह ही कर लेना, भैया पुरानी बात हो चली है तो मैं उन पर कम ध्यान दे रहा हूँ, अब शुरुआत में खूब दिया था। उसके बाद में भूताय चतुर्थ्यंत है, तो इसका ही पूर्व में प्रयोग रहेगा, तो भूत बलि, और स्वादि कार्य करके क्या रूप बन जाएगा आपका, भूत बलि ही बन जाएगा, ठीक है। तो बलि शब्द के साथ समास है, ऐसे ध्यान रखिए, भूत बलि, ऐसे ही काक बलि है, कुक्कुर बलि, ऐसे सब जगह लगा लेना है। पर अर्थ तब यही रहेगा उनके लिए। अब हित शब्द के साथ में भी समास होता है, गवे हितम, दूसरा शब्द इसमें आ दिया था हित, हित के साथ समास है तो गो हितम,
विग्रह वही गवे हितम, और गो प्लस गे, हित प्लस सु, समास प्रातिपदिक संज्ञा व्यक्ति लोग, उपसर्ग संज्ञा पूर्व प्रयोग गो का ही रहेगा, तो गो हितम बन जाएगा। मूल शब्द गो उकारांत है, ध्यान रखना, ये गऊ मत समझ लेना, गऊ तो उसका प्रथमा विभक्ति में बनता है, मूल शब्द है गो, तो गवे हितम इति गो हितम। ऐसे गवे सुखम, इसके साथ समास करोगे तो गो सुखम, गवे रक्षितम कहोगे तो गो रक्षितम, गायों के द्वारा रक्षित, गो रक्षितम, ऐसा रहेगा। नहीं, गायों के द्वारा नहीं, गायों के लिए रक्षित जो हो उसे कहेंगे गो रक्षित। तो आपको ये समझ में आ गए होंगे सभी वचन इस प्रकार के। हालांकि भाष्यकार ने तो ये किया है कि तदर्थेन प्रकृति विकृति भाव विवेष्टा, इसमें इसको हटा करके भाष्यकार ने कहा ये तो सूत्रकार के बलि हित सुख रक्षित ही, इनसे ही ज्ञापित है ये तो बात, ऐसे करके भाष्यकार ने इस वचन को सूत्र के इससे ही ज्ञापित कर लिया है, बलिहित सुख रक्षित के ग्रहण से। ब्रह्मी व्याख्या में आप देख सकते हो उस व्याख्या को, सिद्धांत कौमुदी का दरअसल वो मूल है, मैं उसे यहाँ नहीं प्रस्तुत करना चाह रहा हूँ इसलिए। और अर्थे न नित्य समास हो विशेष लिंगता चिति वक्तव्यम, यहाँ पर ये भी दिया और इसको भी उन्होंने सिद्ध ऐसे ही कर लिया। और एक शब्द होता है, कुछ शब्द पढ़े गए, अश्वघाषा, कहा कि अश्वघाषा में क्या समास है, भाष्यकार ने इस पर भी चिंतन किया। अश्वघाषा, तो यहाँ क्या समास किया जाए, तो अश्वघाषा का मतलब क्या लग रहा है, अश्व के लिए घास, ठीक है, ये तो लग रहा है अश्व के लिए घास, घास भैया संस्कृत का शब्द है, ध्यान रखना। इसलिए हम घासा कर रहे हैं। कुछ लोग समझते हैं कि नहीं हम तृणम कहेंगे तभी संस्कृत का वो माना जाएगा, लेकिन घास भी खुद संस्कृत का शब्द है ना। तो अश्वघाषा में क्या समास होगा, अश्व के लिए घास चतुर्थी लग रहा है, लेकिन अश्व के लिए मतलब के लिए का मतलब ये है कि तदर्थ, लेकिन तदर्थ का जो समास होता है वहां तो प्रकृति विकृति भाव ही इष्ट है, अश्व के लिए घास में चतुर्थी समास नहीं हो सकता, तो ऐसे स्थलों पर क्या समास माना जाए। तो भाष्यकार ने अश्वघाषादियों का पहले तो उपसंख्यान करने की वार्तिक में बात कही थी, है, तदर्थेन प्रकृति विकृति भावे वेष्टा अश्व, ऐसा करोगे तो अश्वघाषादि नाम उपसंख्यानम कर्तव्य, अश्वघाषादि शब्दों का उपसंख्यान करेगा, करना पड़ेगा, तो अश्वघाषादि में फिर तो चतुर्थी समास नहीं हो पाएगा। तो भाष्यकार ने कह दिया नहीं हो पाए चतुर्थी छोड़ो, हम षष्ठी समास से इन्हें सिद्ध कर दें। तो अश्वघाषा में जो समास आपको करना है, अश्व के लिए घास का न करके भाष्यकार ये कहना चाह रहे हैं आप यहाँ पर ये करिए, अश्वस्य घासा, अश्वस्य घासा माने घोड़े की घास, ठीक है। ऐसा कर डालिएगा, भाष्यकार ने अपनी व्यवस्था दी है, वो आप समझ लीजिए। तो ये था। अब मैं थोड़ा सा कुछ स्थलों के लिए कुछ और अन्य सारे कुछ और उदाहरण देना चाहता हूँ, अतः आपको भैमी व्याख्या में कुछ स्थल और दर्शा देता हूँ, चतुर्थी के उन्होंने यहाँ पर समास के और भी पढ़े हैं। तो जी इन सब बातों की जो मैंने चर्चा की है ये भाष्यकार ने की है, मैंने भाष्य के स्थल को भी आज यह देखा है खूब, और कौमुदी वगैरह तो सिद्धांत कौमुदी तो हम देखे ही रहते हैं। प्रकृति विकृति भाव के लिए देखो और भी समास इन्होंने बताए हैं तदर्थ वाले, जैसे आपने पढ़ा था यूपदारु व्यवसाय, ऐसे कुंडलाय हिरण्यम, कुंडलों के लिए हिरण, प्रकृति विकृति भाव है ना, मैंने कटक दिया था, कटक हिरण्यम, इन्होंने कुंडल दे दिया, हाँ मैंने कंकड़म दिया था, कंकड़ हिरण्यम का। तो कुंडल हिरण्यम कौन समास समझना, कुंडल के लिए हिरण्यम माने सोना, ऐसे ही द्वारा या काष्ठम, द्वार काष्ठम, द्वार के लिए अर्थात द्वार बनाने के लिए काष्ठ, ये मतलब है। तो द्वार काष्ठम प्रकृति विकृति भाव तो ये होगा, घटेभ्यो मृत्तिका, घड़ों के लिए मृत्तिका माने मिट्टी, तो घट मृत्तिका बन जाएगा, प्रकृति विकृति भाव होगा तभी, ध्यान रखना। इसलिए रंधना स्थाली में नहीं हुआ, रंधना स्थाली की हम व्याख्या कर चुके हैं पहले। और अश्वघाषा वाली बात तो बताई थी, ये शंका करके इन्होंने वहमी व्याख्या करने दिया कि ये अश्वाय घासा अश्वघाषा ऐसा बनेंगे, कैसे बनेंगे यदि प्रकृति विकृति भाव में आप ये समास करोगे तो। और वासाय भवनम वास भवनम, वासाय गृहम वासगृहम, क्रीडायै सरा क्रीडा सरा, गवे ग्रासा इति गोग्रासा,
है। और नाट्याय शाला इति नाट्यशाला है, नाटक के लिए, शाला माने गृह। लीलाए मुझे लीला मुझे, तपसे वनम इति तपोवनम, भैया ये सब बनेंगे कैसे? तो इसका समाधान यही है, सुघास इत्यादि में चतुर्थी तत्पुरुष न करके षष्ठी तत्पुरुष समास आप कर लीजिए। स्वस्य घास वासस्य भवनम, ये आप जान लीजिएगा इस विषय में। ठीक है जी। अर्थिन नित्य समाशा विशेष लिंगता के विषय में इन्होंने जो मत दिया है वो हमने आपके सम्मुख प्रस्तुत कर दिया और सिद्धि सहित भी बता दिया है। भूतेभ्यो बलि इत्यादि के इन्होंने खूब उदाहरण दिए। बलि शब्द के साथ के हमने भी जो उदाहरण प्रस्तुत किए इन्होंने भी किए हैं। काकेभ्यो बलि इति काकबलि, यक्षाय बलि वली इति यक्ष बलि, ऐसे बनेंगे। इत शब्द के साथ में जो समास होगा वो भी चतुर्थी तत्पुरुष ही होगा। है, जैसे आपने गवे हितम गो हितम पढ़ा था ना, ऐसे परलोकाय हितम परलोक हितम, भुवनाय हितम इति भुवन हितम, ब्राह्मणाय हितम इति ब्राह्मण हितम, ऐसे समस्त पदों को आप जान लीजिएगा। हित शब्द के बाद में सुख, सुख शब्द जो आया था, भैया बड़े हो जाओ। सुख शब्द के साथ में जैसे आपने पढ़ा था गवे सुखम इति गो सुखम, ऐसे अश्वाय सुखम, अश्व के लिए सुख, तो अश्व सुखम इत्यादियों को भी ऐसे ही बना लेना। और रक्षित शब्द के साथ में जैसे गोरक्षित किया था, ऐसे स्वरक्षितम इत्यादि भी आप शब्द बना सकते हो। तो ये इन्होंने दिया यहाँ पर इसका। अब दूसरा ही देख लीजिएगा शास्त्र में, लघु सिद्धांत कौमुदी में, ये सुधा व्याख्याकार का, सुधा व्याख्याकार ने यहाँ पर जो व्याख्याएं की है, व्याख्या की है, वो देख लीजिएगा। हमने इसको शुरू से अवलोकन किया। सुधा व्याख्या में यहाँ पर जो विशेष है वो यही है कि चतुर्थी तदर्थार्थ का सबसे पहले इन्होंने ऊपर अर्थ लिखा है, ये विशेष है भैया, कहा आ जाओ। तदर्थ के साथ में चतुर्थ्यंत का, अर्थ शब्द के साथ में बलित सुरक्षित, येषाम द्वंद्व, इनमें द्वंद्व है, इनके साथ में समास हो जाता है। शब्दों को अलग अलग करके बता दिया है और सीधा लिख भी दिया है चतुर्थ्यंतम, चतुर्थ्यंत जो शब्द का एत ही षड्वी सा, ये 6 के साथ में यहाँ से लेके यहाँ तक ही इनके साथ में समास हो जाता है। अर्थ पर अच्छा विचार किया है इन्होंने। और तस्मय इदम तदर्थम, तदर्थ की व्याख्या ये है। बाकी आइए आगे, इन्होंने इसकी सिद्धि भी की है। यूपाय दारू यूपदारू, देखो कैसे करना है उस प्रक्रिया को एक बार देख लीजिएगा। तो यूपाय दारू ऐसा लौकिक विग्रह, फिर यू पंगे दारू शु इति अलौकिक विग्रह, और चतुर्थी तदर्थात् बलित सुरक्षित इति समासे आप समास कर देंगे। और समास करने के बाद कृत तद्धित समासाश्च इति प्रातिपदिक संज्ञायाम सुपो धातु प्रातिपदिक सुपो लुकी और प्रथमादिष्टम समास उपसर्जनम इति चतुर्थ्यंत, चतुर्थ्यंतस्य उपसर्जन संज्ञायाम, और उपसर्जनम पूर्वम इति पूर्व निपाते, पूर्व निपात कर देना किसका, जो चतुर्थ्यंत है यहाँ पर यूप, यूप का पूर्व में प्रयोग हो जाएगा। और एक दिश विकृत न्याय न पुनः प्रातिपदिक संज्ञा होगी, और पुनः प्रातिपदिक संज्ञा होने के बाद सु आएगा और समूर्ण नपुंसकलिंग से उसका लुक हो जाएगा और ये बन जाएगा आपका यूपदारू ऐसा शब्द। तो एक जगह आपको ये सिद्धि बता दी, और जगह ऐसे ही कर लेना। और प्रकृति विकृति भाव में ही तदर्थ का समास होता है, इसके ऊपर भी इन्होंने यहाँ तमाम बातें लिखी हैं। अथेदानी अर्थ शब्द चतुर्थ समास विशेषमा अर्थे नित्य समास, उसके बाद में अर्थ शब्द को लेकर के लिखा कि अर्थ शब्द के साथ समास होगा तो विशेष के अनुसार लिंग होगा। वार्तिक अर्थ ऐसे कर लेना चाहिए, कह रहे हैं अर्थ शब्देन चतुर्थ से नित्य समासा भवति इति वक्तव्य, ऐसा कर लो। नित्य समास क्यों कह रहे हैं, अन्यथा तो चतुर्थी तदर्थात सूत्र के द्वारा ये विभाषाधिकार में पढ़ा गया है तो समास विकल्प हो सकता था, तो समास विकल्प में यहाँ नहीं करना है, बल्कि द्विजार्थ ऐसा ही आपको प्रयोग करना है। और विशेषस्य प्रधान, प्रधानस्य या लिंगम तल्लिंगम अपि वक्तव्य, और विशेष का जो लिंग होता है उसके अनुसार लिंग होगा, ये बात इन्होंने भी लिखी। अन्यथा नहीं तो क्या होता, अर्थ शब्द से नित्य पुल्लिंगत्वात्, अर्थ शब्द नित्य पुल्लिंग है तो परवल लिंगम द्वंद्व तत्पुरुषो इति सर्वत्र पुल्लिंगता एव स्यात्, सर्वत्र पुल्लिंग ही हो जाता।
ठीक है। द्विजाय अयम द्विजार्थः सूपः, ये विशेष्य पद है। इसको ऐसे सिद्ध कर रहे हैं कि तत्र द्विजाय अयम इति अस्वपद विग्रह, ये अस्वपद विग्रह करेंगे। अर्थ अर्थ शब्द स्थाने अयम इति शब्द, अर्थ शब्द के लिए ये अयम शब्द प्रयोग किया गया है विग्रह वाक्य में। मैंने आपको पढ़ाते भी बताया था, ये भी लिख रहे हैं इस बात को। और नित्य समासेन अस्वपद विग्रहौचित्वात् औचित्यात्, क्योंकि जो नित्य समास होते हैं उनमें अस्वपद विग्रह होता है। जिन पदों में समास होता है उनके सभी पद के साथ विग्रह नहीं होता है। ठीक है, इसलिए तो द्विजाय इति तादर्थे चतुर्थी, द्विजाय में चतुर्थी किस सूत्र के द्वारा हुई है, किस कारक के सूत्र के द्वारा, तो करेंगे तादर्थे चतुर्थी, इस नियम से यहाँ चतुर्थी हुई है। तदंतस्य अर्थ शब्देन समास, ऐसे तदंत शब्द के साथ में अर्थ का समास हो जाएगा। और विशेष्य सूप शब्द के अनुसार, सूप शब्दस्य पुल्लिंगत्वात् समस्तस्य द्विजार्थ शब्दस्य पुल्लिंगता च, पुल्लिंग हो जाएगा। ठीक है, तो अर्थ क्या होगा, द्विजार्थः सूपः का अर्थ भी लिख रहे हैं कि द्विजस्य उपकारकः सूपः, द्विज का उपकारक है ये सूपः। ऐसे करके इन्होंने भैया हर किसी की टीका लिख दी है, अच्छे से पढ़ लेना। गोप्यो हितम इति गो हितम, इसका मतलब होगा गवानुकूलम, गो के अनुकूल, तृण वगैरह। गवा रक्षितम इति गो रक्षितम, गायों के लिए रक्षित क्या, तृणादिकम, तिनके वगैरह। तो ऐसे करके आप यहाँ देख ही लिए ये सब। इतना ही है भैया चतुर्थी के साथ में समास का विधान, हमें आपको इतना बताना था, सो अब बता दिए हैं। अब समय हो गया है, पंचमी को कल पढ़ेंगे, आज ये चतुर्थी का पूर्ण हुआ। अब आप लोग अपने अपने कार्य में प्रवृत्त होइएगा, भोजन वाले भोजन में, सोने वाले सोने में, मोबाइल चैट वाले मोबाइल में। ठीक है, चलिए समापन करते हैं। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमो नमः। शुभरात्रि। प्रणमामि। प्रणाम सर। हर हर शुभ रात्रि भैया, प्रणाम। महादेव।